हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 के बीच में आज हम लोग प्रश्न की बात करेंगे। और वो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 100% आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको आज एक एक क्वेश्चन में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आप इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। देखिए, पहले आपको बता दूं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में वो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 के बीच में ही आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन, आपने पढ़ा होगा वाष्पदाब अवनमन, लेकिन वो वाष्पदाब अवनमन नियम किसका है? वो राउल्ट का ही नियम है। तो आपसे ऐसे भी पूछा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, फिर पूरा भी बोल सकते हैं राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, या फिर क्या होता है बताइए। तथा आगे पूछा जा रहा है कि तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आपको लिखना है राउल्ट का नियम। ठीक है, इस तरह से सुंदर सी हेडिंग डालनी है आपको। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जितना सुंदर आप लिखेंगे बना के पहला दूसरा पेज एग्जामिनर पे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस राउल्ट का नियम की हेडिंग डालनी है और आपको छोटा सा ये स्टेटमेंट लिख के आना है। इसमें आप बताएंगे इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, राउल्ट का नियम यानी राउल्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब, कोई विलयन है, अगर उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन लिया जाए तो वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे और ये साथ में छोटा सा ये कि ये फॉर्मूला आप दिखा के आएंगे। फॉर्मूला क्या है? P माइनस पी एस अपॉन पी N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतीकों का अर्थ क्या है ये तो बताना जरूरी रहता है भाई। आप कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको प्रतीकों का अर्थ बताना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए P माइनस पी एस अपॉन पी है, जो ये P क्या है तो यहाँ पर लिखा है देखिए P बराबर विलायक का वाष्पदाब। P जो है वो विलायक का वाष्पदाब है। पी एस क्या है? विलयन का वाष्पदाब। यहाँ देखिए पी है, एक साथ में छोटा सा एस लगा है, यानी कि क्या है? सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है, यानी विलयन के बारे में बात हो रही। तो वहाँ बताएंगे विलयन का वाष्पदाब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला पी तो वही है विलायक का वाष्पदाब। ठीक है, अब यहाँ पर N1 और N2 क्या है? हैं दो ही चीज़ ना, N1 और N2। यहाँ पर तो साथ में N1 ये यही वाला लिखा हुआ है। तो N1 और N2 क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो N1 क्या है? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। N1 जो है वो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 क्या है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। N1 क्या है? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो इस प्रकार से राउल्ट का नियम हो गया, ये उसका स्टेटमेंट कहता है। लेकिन अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। तो आपको अब इसकी सीमाएं भी बतानी होंगी। ठीक है, सीमाएं भी आपको लिख देनी है साथ में कि इस तरह से आप लिखेंगे सीमाएं। और सीमाएं में आप क्या बताएंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे आप राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। पहला जो पॉइंट है वो यही आप लिखेंगे, राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, केवल जो है वो डायलूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम में विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछा है कि सांद्र विलयन में राउल्ट का नियम काम क्यों नहीं करता है, बताएंगे कि सांद्र विलयन राउल्ट के नियम में विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए केवल ये तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह जो नियम है वो केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है इस बात का भी आपको बताना रहेगा। तो ये है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैद्युत अपघट के जो विलयन होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। किस पर लागू होता है? या केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। तो इस तरह से आप लिख के आएंगे। मैक्सिमम 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से आप इसको बिल्कुल लिख के आइएगा, सजा सजा के, और एकदम इसको रट लीजिए। ठीक, आपको बिल्कुल मेरी तरह एज इट इज़ इसी तरह से उतारे आना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हेनरी का नियम समझाइए तथा कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। हेनरी का नियम आपको बताना है और उसके कुछ महत्वपूर्ण आपको उसके उपयोग भी लिखने हैं। तो हेनरी का नियम क्या होता है? जैसे अभी आपने राउल्ट के नियम में हेडिंग डाली थी, उसी तरह आपको सुंदर सुंदर हेडिंग डालनी है हेनरी का नियम। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह स्टेटमेंट लिखे आना है। हेनरी का नियम क्या कहता है? देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है,
यानी कि ये जो नियम हमारा क्या कहता है हेनरी का, कि स्थिर ताप पर हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती होती है यानी प्रोपोर्शनल होती है गैस के आंशिक दाब के, ठीक है। जो भी द्रव में विलेयता होती है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए मान लिया हमने, यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या है, एस है, ठीक है। सॉल्यूबल जिसको बोलते हैं विलेयता, तो वो क्या है, एस है, तथा आंशिक दाब क्या है, पी है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर, ठीक है। दाब है वो पी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, हेनरी के नियम से, ठीक है। और देखिए लिखा है हेनरी के नियम से क्या बनेगा, एस प्रोपोर्शनल टू पी। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो द्रव में विलेयता है एस और समानुपाती किसके होगी, गैस के आंशिक दाब के, तो एस प्रोपोर्शनल पी। इस तरह से आप लिख के आइएगा, बस बिल्कुल 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। बस और कुछ नहीं आपसे पूछा आता है, 5 नंबर में आपसे नियम ही पूछे आते हैं, ठीक है। नियम और पूछे आते हैं और उनके उपयोग पूछे आते हैं, बस यही आपसे सब पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग या फिर उपयोग बात एक ही है, तो ठीक है। तो अनुप्रयोग क्या होंगे, अनुप्रयोग के 3 प्रकार से आपका ये यूज़ किया जाता है हेनरी का नियम। किसमें, पहला शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा है फेफड़ों की क्रियाविधि में, यानी कि फेफड़ों की क्रियाविधि में भी हेनरी के नियम का उपयोग होता है। और गोताखोरों के द्वारा, गोताखोर जो होते हैं हमारे, जो पानी के अंदर जाते हैं नीचे, उनके द्वारा भी हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है, गोताखोरों के द्वारा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हेनरी का नियम लिख के आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, वहाँ से क्वेश्चन ने लिया गया है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है, अति लघु में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। ये तो आपको बताना है कि जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है, ठीक। इतना सा आपको लिख के आना है। अति लघु में आपसे ऐसे पूछे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 लाइन के, उस तरह से आपको रट लेना है और यही आपको उतार के आना है, ठीक है। क्या है, यानी कि जब धातु या अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है, बस। और आपको कुछ नहीं बताना है इसमें, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो कि आपसे पूछा जा सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं, आपको एक उदाहरण भी देना है साथ में, ठीक है। ये आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्टली बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आंसर में आप लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए अर्थात में, यानी कि अर्थात का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 डिफिनेशन लगी हुई हैं, लेकिन आप कोई भी लिख सकते हैं, तो ऊपर वाली या तो अर्थात के बाद वाली। तो पहली वाली क्या कह रही है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, यानी कि जिसके प्रोसेस में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना सा आपको लिखना है। और इसका उदाहरण क्या कह रहा है कि आपको दिखा देना। उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन गैस ली गई है और क्लोरीन गैस ली गई है सूर्य के प्रकाश में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, HCl बन रहा है। यहाँ पर ये बैलेंस किया गया, देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और क्लोरीन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, H2 और प्लस Cl2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर HCl के आगे हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर सब कुछ बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गए और 2 क्लोरीन भी हो गए, तो क्लोरिक गैस बनेगी यहाँ पर क्रिया कराने पर। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का सबसे बढ़िया सा उदाहरण है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ओजोन स्तर क्या है, आंसर आपको बताना है कि वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। ये भी अति लघु में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ओजोन स्तर क्या होता है, तो आपको बता देना है कि वायुमंडल का वह स्तर, यानी कि वह लेयर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। अच्छा, इसका महत्व तो आप सभी जानते हो। इसका महत्व क्या है कि ओजोन स्तर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है या रोकता है। जो ओजोन लेयर होती है हमारी, वो पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है हमारी सूरज से, उसको पृथ्वी पर आने पर रोकती हैं, उसको पृथ्वी तक आने नहीं देती हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए वो हानिकारक होती हैं। यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, तो इसलिए उसको पृथ्वी पर आने से ही रोकती हैं। उसका मुख्य महत्व यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है। आपसे पूछा जा रहा है जो मानव शरीर है उसमें वसा का क्या महत्व है। ठीक है, ये भी अति लघु में है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे, अति लघु भी हैं, लघु भी क्वेश्चन है, नियम भी हैं, सब कुछ है इस वीडियो में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को समझना है आपको, और एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए साथ में, क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो उत्तर आपको बताना है कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भाग की रक्षा करती है, और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ये आपके चैप्टर है सबसे लास्ट में है कार्बोहाइड्रेट वसा। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। मानव शरीर में जो वसा का मुख्य काम क्या होता है, शरीर के कोमल भाग की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है, जो हमारी। ठीक है, तो ये जो वसा होती है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा सकता है आपसे। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मॉलिस परीक्षण क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिस परीक्षण क्या है। तो ये आपको बताना है, ये भी एक स्टेटमेंट है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मॉलिस जो परीक्षण है वो किसका परीक्षण है, जो मॉलिस परीक्षण है वो किसका परीक्षण है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग की जाती है इससे। तो एक परख नली, जिसको आप लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थलॉन का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग की वलय बनती है। वलय यानी कि रिंग बन जाती है, एक रिंग टाइप की बन जाती है। ठीक है, की बन जाती है किसमें, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक परख नली यानी जो हमारा टेस्ट ट्यूब हम उसमें लेंगे और ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे थोड़ा सा, और उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थलॉन का एल्कोहलिक विलयन डालकर उसमें कुछ बूंदे H2SO4 की डालेंगे। कौन से H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, कि डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग की रिंग बन जाएगी, या फिर जिसको हम लोग वलय कहते हैं, वलय टाइप की बन जाती है रिंग गोल गोल। ठीक है, तो उसी को हम लोग मॉलिस परीक्षण कहते हैं। यह किसका परीक्षण है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। आपसे बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, से बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन और आंसर को आपको देखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर है, लीगेंड क्या होते हैं। ये आपके पेपर में 7 सेट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लीगेंड क्या होते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी संकर यौगिक, संकर यानी कि जो मिक्स होते हैं। ठीक है, किसी संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, लीगेंड कहलाता है। कहने का मतलब कोई हमारा संकर लवण है, संकर यौगिक है, उसमें उपस्थित वह स्पीसीज, स्पीसीज यानी कि जो स्पेशल अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जो केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, लीगेंड कहलाता है, उन्हीं को हम लोग लीगेंड कहते हैं। उदाहरण तौर पे आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण लिखा है K4 बड़ा ब्रैकेट Fe स्मॉल ब्रैकेट CN का होल 6 फिर ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, आपने IUPAC नेम में जरूर पढ़ा होगा, उपसह संयोजक यौगिक। आपका चैप्टर 9 है उपसह संयोजक यौगिक, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, लीगेंड तो आपने पढ़ा होगा IUPAC नेम चैप्टर 9 में। ठीक है, तो IUPAC नेम में क्या होता है, IUPAC नेम में क्या होता है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है, में केंद्रीय धातु परमाणु Fe। इसमें केंद्रीय धातु क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु Fe यानी। ठीक है, और इसमें लीगेंड CN से जुड़ा हुआ है। जो केंद्रीय धातु परमाणु वो किससे जुड़ा हुआ है, लीगेंड, लीगेंड CN से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो अंदर वाले होते हैं इनको हम लोग लीगेंड कहते हैं, बाहर वाले हमारे यौगिक होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी हुई थी, जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है। लीगेंड जो है किससे जुड़ी है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई है। जो लीगेंड है वो CN है, जैसे कि यहाँ लिखा है, और ठीक है, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe यानी आयरन, तो उससे ये जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से हमारे लीगेंड होते हैं। इस तरह से आप उदाहरण देके अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। जितना समझाएंगे एग्जामिनर को उतना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, और आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। भाई आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं उनको हम लोग अक्रिय या निष्क्रिय क्यों कहते हैं। अक्रिय बोलिए या निष्क्रिय बोलती है, यानी कि किसी भी काम के वो नहीं होते, यानी कि ठीक है, यानी कि उनको निष्क्रिय क्यों कहा जाता है, निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। गैसें हैं तो उनको अक्रिय गैसें कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, तो उत्तर आपको बताना है। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। क्योंकि वर्ग 18 में जितने भी हमारे तत्व होते हैं उनके सारे अष्टक पूर्ण होते हैं, यानी कि सारी कक्षाएं उनकी भरी होती हैं, जिसके कारण ये अन्य तत्वों के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। इसी कारण ये किसी भी अन्य तत्व के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करते, कोई भी इक्वेशन नहीं बनाते हैं साथ में। ठीक है, तो इसीलिए इनको अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी काम के नहीं होते हैं, और जितनी भी इसमें गैसें होती हैं उनको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। जितने तत्व हैं तो उनको निष्क्रिय तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है तो ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, अति लोगों में आपसे ये भी पूछा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको
सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपने इसको कहीं ना कहीं नोट करके रख लिया होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।